हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्बलिटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने पहले सुन भी रखा है, जिसका नाम है केपलर के ग्रह के गति के नियम, अर्थात केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए केपलर ने क्या किया था, एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोलविद का क्या किया था, अध्ययन किया था, और अध्ययन करके उसने अपने क्या दिए थे, कुछ नियम दिए थे। तो उन नियम को आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केपलर्स ने बोला, केपलर्स के जो नियम है मैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा और लिखूंगा शॉर्ट में, बट उसका मतलब समझिए आप। ठीक है, देखिए केपलर ने अपना पहला नियम दिया। केपलर्स के पहले नियम के अकॉर्डिंग, अर्थात अपन बात करें अकॉर्डिंग टू केपलर्स, पहला नियम दिया प्रत्येक ग्रह, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं उनमें प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, आप जानते होंगे ये नियम थोड़े बहुत है ना, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनकी फोकस किस, अर्थात जिनकी नाभि कहां पर स्थित होती है, जिनकी नाभि सूर्य पर स्थित होती है, समझे। अर्थात प्रत्येक ग्रह, चाहे वो बुध हो, बृहस्पति हो, प्लूटो हो, जुपिटर हो, अभी अपन केवल केपलर्स की बात करें। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, अर्थात इलिप्स फॉर्म में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिनकी नाभि क्या रहती है, सन पे रहती है। ठीक है, अर्थात सूर्य पे एग्जिस्ट करती है। तो देखिए पहले अपन बात करते हैं एक इलिप्स की। दीर्घवृत्त क्या होता है, ये रहता है दीर्घवृत्त। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा मैंने ये बैंड बन गया, अंडे के आकार का हो गया ना, इसको अपन पहले दीर्घवृत्त बनाते हैं। देखिए प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अपन बात करें दीर्घवृत्त में दो एक्सिस होती है, एक तो होती है दीर्घ अक्ष, एक होती है लघु अक्ष। आप जानते हो दीर्घ अक्ष लघु अक्ष क्या होती है, जो सबसे लंबी एक्सिस हो। यहाँ पे आपको सबसे लंबी एक्सिस कौन सी दिखाई देगी, एक्स एक्स। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, आपकी दीर्घ अक्ष। ठीक है, ओके, और ये जो छोटी वाली जिसको अपन वाई अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ये क्या कहलाएगी, लघु अक्ष। क्या कहलाएगी, लघु अक्ष। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक ग्रह, फॉर एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी आ गया, ये बृहस्पति आ गया, जुपिटर आ गया, ये जितने भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें पृथ्वी की, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये है पृथ्वी, ये क्या कर रही है, डॉट 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 दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब बताइए, हमने बोला कि जो नाभि है वो किस पे रहती है, सूर्य पे, अर्थात सन कहाँ पे रहेगा, नाभि पे, अर्थात फोकल पॉइंट पे क्या रहेगा, सूर्य रहेगा। ठीक है, अब देखिए सूर्य के चारों ओर किस दिशा में, वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाएगी, चक्कर लगाएगी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, जिसकी जो नाभि है, फोकल है, वो किस पे रहेगा, सूर्य पे रहेगा। ये हमारा क्या कहता है, अभी तक पहला नियम, किसका, केपलर की गति के ग्रहों के नियम का पहला नियम। देखिए वापस रिकॉल करते हैं, प्रत्येक पिंड इन सेंस ग्रह, ठीक है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिसकी नाभि किस पे रहती है, सूर्य पे रहती है। अब मैं यहाँ पर दूसरा नियम लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा नियम, तो मैं लिखूंगा ग्रह तथा सूर्य के बीच प्रस्रपित क्षेत्रफल क्या होता है, नियत होता है या नियत रहता है। इसका मतलब समझिए, ब्रैकेट में लिख रहा हूं समझने के लिए, एक हिंट दे रहा हूं, प्रति सेकंड, हिंट है प्रति सेकंड। इसका मतलब समझिए, देखिए सूर्य और पृथ्वी,
ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। और केपलर बोलता है कि प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल क्या रहता है, नियत रहता है। किसके बीच, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच। तो ये समझना, जैसे मान लीजिए 12:35 प्रति सेकंड बताया मैंने, है ना, 35 मिनट 17 सेकंड पर पृथ्वी का है यहाँ पर है। 18वें सेकंड पे पृथ्वी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो बताओ इसके और इनके बीच क्षेत्रफल कितना बना, क्षेत्रफल बना ये बन गया क्या, प्रसर्पित क्षेत्रफल। ये क्या रहता है, नियत रहता है। दैट मीन्स अगले सेकंड में भी जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3:35 17 सेकंड और फिर 18 या 16 सेकंड, उल्टा चले थोड़ा सा, तो 1 सेकंड पहले पृथ्वी कहाँ पे रहेगी, होगी यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्रफल है ये, ठीक है, इसको अपन S1 बोल दे, इसको अपन S2 बोल दे। तो जो एरिया ऑफ S1 बराबर होगा S2 के, अर्थात प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात क्या रहता है, नियत रहता है। अब अपन एक नियम और है केपलर्स के ग्रह के नियम का, वो अपन साइड में डिस्कस करते हैं। आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको एक ही स्क्रीनशॉट में केपलर्स का क्या मिल जाएगा, तो लो मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि केपलर्स के ग्रह के गति के नियम को समझाइए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करें तीसरे नियम की, किसके लिए, केपलर की ग्रह की गति के नियम के लिए। तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। अच्छा एक बात करें इस पे, इसकी वैल्यू बताएं कि वैसे प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल कितना होता है। तो 1/2 r² dθ/dt, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। इसको हमने पढ़ा भी था, 1 या 2 वीडियो पहले हमने क्या किया था, पढ़ा था। ये कहलाता है प्रसर्पित क्षेत्रफल, 1/2 r² dθ/dt क्या कहलाएगा, प्रसर्पित क्षेत्रफल। इसमें dθ/dt का मतलब है कि एंगल बदल रहा है, ठीक है। r का मतलब जो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। कब, जब अपन प्रति सेकंड की क्या करें, बात करें। उसके बाद अपन चलते हैं एक जो लास्ट नियम है केपलर की ग्रह की गति के लिए, वो क्या कहता है। तो देखिए ये कहता है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको अपन बोलते हैं परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल, अर्थात एक चक्कर लगाने में लगा समय। इस अर्थात एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को या ग्रह को लगा समय, ग्रह को लगा समय। अब देखिए तीसरा नियम कहता क्या है। तीसरे नियम में यह रहता है कि पृथ्वी मान लीजिए एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगाती है, तो परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, अर्थात t², ये समानुपाती होता है किसके, दीर्घ वृत्त की, लघु अक्ष या दीर्घ अक्ष रहता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए दीर्घ अक्ष की आधी लंबाई के क्या रहता है, क्यूब के बराबर रहता है, आधी लंबाई के क्यूब के बराबर रहता है। ये समझिए, जहाँ पर ये बात समझिए, जहाँ ए क्या है, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई ब्रैकेट में लिखूंगा। जो मेन बात है, कौन सी लंबाई, आधी लंबाई। देखिए दीर्घ अक्ष कौन सी बनी, ये बनी दीर्घ अक्ष। इसकी लंबाई की आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली लंबाई। कितनी लंबाई, ये वाली लंबाई, ठीक है। उसका क्यूब किसके समानुपाती होता है, पृथ्वी के परिक्रमण काल के वर्ग के क्या रहता है, समानुपाती रहता है। अर्थात इसको अपन एक नियम में पिरोना चाहे तो अपन कैसे पिरो सकते हैं, अपन यह बोल सकते हैं कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घ अक्ष
कि आधी लंबाई के क्यूब के क्या रहता है, समानुपाती रहता है। तो ये नियम दिया था किसने, केपलर्स ने। केपलर्स ने मेनली कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। अपन रिवाइज करें तो पहला नियम यह कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, जिसकी फोकल पॉइंट किस पे रहता है, सूर्य पे रहता है। ठीक है। उसके बाद उसने पढ़ा कि प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल, अर्थात प्रति सेकंड बनने वाला क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या रहता है, नियत रहता है। दैट मीन्स 1/2 ऑफ r² d थीटा बाई dt की वैल्यू क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। आफ्टर दैट हमने यह समझा कि परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होता है अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई के क्यूब के। अब ये नियम दिए किसने, केपलर ने दिए। केपलर ने नियम देने के बाद उनका एनालिसिस किया किसने, न्यूटन ने। और न्यूटन ने एनालिसिस करके बोला हाँ कि केपलर जो नियम दिया वो ठीक है, लेकिन कुछ उनमें क्या किया, न्यूटन ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, करेक्शन किया। तो अब अपन पढ़ेंगे कि केपलर के ग्रह के नियमों के द्वारा न्यूटन्स का निष्कर्ष, अर्थात न्यूटन ने उसको कैसे बनाया, सही वे में, अपने वे में कैसे बनाया, किन के नियम को, केपलर्स के नियम को। तो ये अपन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले बोर्ड साफ कर लें जब तक।